बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर जनाब ख्वाजा जावेद साहब, और दूसरे हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स सेक्रेटरीट के इंचार्ज और सीनियर सियासी रहनुमा जनाब फरीद अंसारी साहब, और तीसरे मेहमान हैं इस्तकलाल स्टूडेंट फेडरेशन माजी के जो लीडर हैं हमारे अब्दुल गफ्फार बंदानी साहब। अब मैं तीनों से फर्दन फर्दन सवालात करूंगा। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि जो कल सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया और आज कल जो है वो 12 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, अपने प्रोग्राम में आपने शरीक किया है कुछ दोस्तों के साथ। बात यह है कि गुज़िश्ता 12-15 दिन या महीने से स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी चल रही है, जिसे उर्दू में कह सकते हैं आप छड़ी और गाजर। तो ये चल रही है और इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों वो खेल खेल रही हैं जो चूहे और गुल्ली का खेल होता है। इस मामले में जमात इस्लामी ने अब आज की डेट में मैं आपको खबर दे रहा हूं कि वाज़ेह स्टैंड ले लिया है कि वो सेनेट के इलेक्शन की तरह चेयरमैन सेनेट के इंतखा में भी गैर जानिबदार रहेंगे। अच्छा, इसका जिस तरह मतलब उन्होंने वोट अपना गैर जानिबदार रहेंगे, किसी को वोट नहीं कराएंगे, गैर जानिब वोट नहीं कास्ट करेंगे। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है तो आज वो की। उनके लिए, हाँ, उनके लिए दोनों एक तरह की बुराइयां, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो यूं समझ लें कि ये इस लिहाज से उनका मेरा ख्याल एक मुस्बित फैसला है। तो बाकी अब जहां तक सवाल है पीडीएम का, और पीडीएम भी उन्हीं की पिच पर खेल रही है जो खिला रहे हैं, और हमारे वजीर साहब की टीम भी उसी पिच पर खेल रही है। अब देखना यह है कि इसका फैसला कल इंशाल्लाह हो जाएगा, मेरा अंदाजा है, और एक आध वोट से फर्क से फैसला होगा। ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि इस इलेक्शन में जो गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से ये सिलसिला चल रहा है, कभी ज़मीनी इलेक्शन है, कभी सेनेट का इलेक्शन है और कभी चेयरमैनशिप का इलेक्शन है, पूरी कौम की तवज्जो लगी हुई है इस पर। कारोबार तबाह हो गए, लोगों में बड़ी डिप्रेशन है कि पता नहीं इलेक्शन में क्या फैसला होगा, कौन सी हुकूमत बचती है, कौन सी हुकूमत रहती है, कौन रहेगा, कौन जाएगा। कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं, और हमारे मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो क्या सेनेट के इंतखाबात के बाद कुछ तब्दीली नजर आ रही है आपको मुआशी तौर पर? बात यह सर कि जब हम खुद घर फूंक तमाशा देखने के आदी हो चुके हैं तो इस कौम का क्या इलाज होगा। हम जब उन लोगों को इलेक्ट नहीं करते जिन लोगों को हमें इलेक्ट करना चाहिए, तो फिर यही चेहरे मोहरे बदल कर आ जाएंगे। इसलिए ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। और यकीन करें कि ये कैफियत अभी की नहीं है, ये गुज़िश्ता 3-4 अशरों की कैफियत है कि वो निज़ाम जो बदलना चाहते हैं, दावे करते हैं, निज़ाम नहीं बदलते, बल्कि वो अपने आप को बदल लेते हैं। निज़ाम नहीं बदलता, वो अपोजिशन में कुछ और नारे होते हैं, हुकूमत में आकर उनके नारे बदल जाते हैं। आप देख लें, पहले पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, और अब तहरीक इंसाफ को देख लें। तो मेरा ख्याल है ये सिस्टम, जी फरमाइएगा। मेरा ख्याल है सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा सर आइंदा आने वाले बरसों में। एस्टेब्लिशमेंट जो है इन सबको सियासतदानों को यूज करती रहेगी। ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन की डोरें कौन हिला रहा है? इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा बन चुका है ख्वाजा साहब। आप भी जानते हैं इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा बन चुका है। मुतनाज़ा इस सेंस में बन चुका है कि वो आप क्या समझते हैं इसकी डोरें कौन हिला रहा है? इसकी डोरें हिलाने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी हमें, इतनी जल्दी हम फैसला नहीं कर सकते। इसलिए कि जाहिर है, आप समझ लें कि इलेक्शन कमीशन के सरबराह जो हैं वो मारूफ ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड। उनको अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने सिलेक्ट किया है। और ये मशहूर ज़माना सईद मेहदी साहब जो होते थे तैयार हाईजैकिंग केस मुशर्रफ वाला,
उनके दामाद हैं। सर ये तो सेक्रेटरी रेलवे रहे और उनको सुना ये गया है, जो हमारी इत्तलात है कि इनको रेकमेंड किया था शेख रशीद साहब ने, और अब शेख रशीद साहब ने रेकमेंड करने के बाद इन्हें इलेक्शन कमीशन लगवाया। वजीर आजम साहब सुना है इस सिलसिले में शेख रशीद साहब से सख्त नाला है। मुमकिन है। आप देखें ना कि वो नैब के चेयरमैन को किसने लगवाया था? उस चेयरमैन को शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह ने लगवाया था। जी हाँ, वो अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह उस वक्त, और शहबाज शरीफ, दोनों हजरात इस वक्त, दोनों हजरात पाबंद सलासल हैं इस वक्त। तो बात यह है कि हुक्मरानों को ये पता नहीं होता कि वो क्या करने जा रहे हैं, और वक्त चलता रहता है इसी तरह। अच्छा, मैं फरीद अंसारी साहब की जानिब आऊंगा। फरीद अंसारी साहब, आप बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की डोरे कौन हिला रहा है? जी सवाल है आपका। जी फरीद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और ज्यादा आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की डोरे कौन हिला रहा है, तो ये वही हिला रहा है जो, जैसे कि ख्वाजा साहब ने कहा कि 40 साल से ये डोरे हिल रही हैं, और जब ये डोरे हिलना बंद हो जाएंगी तो सब कुछ सही होगा। जब इलेक्शन कमीशन एक फैसला करता है जो हमारे हक में है, तो उस पर डोरे आप दे देते हाथों में, और जब कोई और फैसला आता है जो पीडीएम या जमहूरियत पसंद लोगों के खिलाफ होता है, तो उस वक्त आप कहते हैं कि ये तो आप ही लाए थे। जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, तो मेरे भाई अब भी वक्त है, ये ढोरों शोरों को छोड़ो, इन सारे ढोरों को जला दो, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की हिफाजत करो। मैं मानता हूँ कि ये जमहूरियत अभी कमजोर होगी, ये जमहूरियत अभी इतना मजबूत नहीं है, लेकिन इसको कमजोर करने वाले भी वो लोग हैं, और उस पिच को बनाने वाले, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, ये पिच बनाया किसने था? कौन सा पीएनए की तहरीक में जो जमहूरियत के खिलाफ एक तहरीक चला के उन लोगों को मौका दिया जो कभी आपकी डोरे हिलाते हैं, कभी हमारी हिलाते हैं, कभी, बस मेरे मुल्क की डोरे बच जाए, मेरे पाकिस्तान की डोरे बच जाए। अब ये डोरों शोरों की पॉलिटिक्स को हटाओ, इसको साइड लाइन करो, और कमजोर को जमहूरियत ही फरीद अंसारी साहब, मुतनाज़ा हो गया अमरियत ना हो। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा नजर आ रहा है। नहीं, वो तो मैं वही, आपने सुना नहीं फैसले कि जब हमारे हक में, जब ऐसा कोई फैसले जो हमारे हक में अच्छे लगे तो वो मुतनाज़ा हो जाते हैं, और जो फैसले हमारे खिलाफ आए तो वो तो हक की फतह करार हो जाती है। तो आप मेरा खालिद फैसले हटे, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, इलेक्शन कमीशन नहीं, ये सारे इदारे नेब नहीं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस वक्त नेब क्या किरदार अदा कर रहा है। तो ये बात ना करें कि आप ये बात, मैं आपसे पूछता हूँ ना, क्यों हमारा एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी इदारा है ना, नेब एक इदारा है, क्यों नहीं बुलाता है वो इमरान खान को फंडिंग केस में? क्यों नहीं फैसले अदालतें देती है? क्यों नहीं ये जो 12 और 16 आदमी का रोना रो रहा है हमारा वजीर आजम कि ये बिक गए, इन्होंने जमीन बेचा, और उन्हीं बिकने वालों से, उन्हीं लालचियों से, उन्हीं जमीन फरोशों से आपने अपना वोट लिया कॉन्फिडेंस का। तो यार ये बच्चे भी जानते हैं, ये बातें बंद करें, हकाइक अपनी सियासत करें और इस मुल्क पे रहम करें। मेरा मुल्क खतरे में है, मेरा मुल्क को इसमें मजबूत करना है, और इसी हरकतों से हम कमजोर हो रहे हैं, हमारी कौम कमजोर हो रही है, हमारा मुल्क कमजोर हो रहा है। और अगर ये सारी कमजोरियां हावी हो गई तो अल्लाह रहम करे मेरे मुल्क पर। अब थोड़ा बालिग हो जाओ, पाकिस्तान 70 साल का हो गया है, अब कोई नौजवान बच्चा नहीं था जो पिच बनाने वालों ने तोड़ दिया था। अब इस पिच की भी हिफाजत करो, और पिच से ज्यादा एक स्टेडियम की हिफाजत करो, जिस स्टेडियम का नाम है पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अब गफार बंदानी की जानिब आऊंगा, जो तहरीक माजी में तहरीक इस्तकलाल स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर रहे। गफार बंदानी साहब, आप फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो गया है, इलेक्शन कमीशन की डोरे कौन हिला रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे अपने चैनल पर दावत दी है, आपकी मेहरबानी। और तमाम लोगों के, ये सीनियर लोग बैठे हुए हैं, फरीद अंसारी साहब
और ख्वाजा जावेद साहब बैठे हुए हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी, ये भी मुझे सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने डोरे जो है, मैं फरीद अंसारी साहब की बात को तस्दीक करूंगा, डोरे भी उन्हीं लोग जो हिला रहे हैं जो उनको लेकर आए। हाँ, जब उनको जो लाने वाले थे, जब से उनसे अप्रूवल नहीं मिलती, कोई आदमी अपॉइंट नहीं होता, ना नेब का अपॉइंट होता है, ना इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ। तो उन लोगों ने कहना उनका क्यों माना? हमारे सियासतदानों की ही गलतियां हैं जो हम इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में रहते हैं, कभी अंधेरे में जाते हैं, कभी उजाले में जाते हैं। हमारे सियासतदानों ने उन्हें फरोग दिया, हमारे सियासतदानों ने उन्हें जो है पस मंजर से लेकर मंजर आम पर लेकर आए। पस मंजर में जो पहले काम कर रहे थे, अब मंजर आम पर काम कर रहे हैं, और सबको पता है, तमाम सियासतदानों को ही पता है कि मुझे कहाँ से इलेक्शन लड़ना है, किसके जरिए लड़ना है, और कौन सी पार्टी में इख्तिदार में आएगी, मुझे कहाँ वजारत मिलेगी। ये तो मैं ये आपको तमाम डोरे, सब इसका जानते हैं, मतलब ये है कि वही हिला रहे हैं, जो वही हिला हुकूमतें रहे हैं ना। बनाते रहे या जो गिराते रहे। हुकूमत गिराते रहे और हुकूमतें बनाते रहे, और तमाम सियासतदान ही इसके जिम्मेदार है। उनका तमाम कोई भी किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी पार्टी से रखता हो, आप इंसेप्शन देखें, जनाब मोहतरम 1947 के बाद से भी देखें क्या होता रहा, क्या होता रहा, क्यों ये इदारे कहाँ काम करते रहे। गफ्फार बंदानी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग में जो बड़ी बड़ी नाम है, वो तो तमाम लोग तहरीक इस्तकलाल से निकले हुए हैं, तकरीबन 70% लोग। क्या असगर खान साहब ने, मरहूम ने, इनकी तरबियत नहीं की थी? वो तो उसूली सियासतदान थे। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जनाब असगर खान इस्तकलाल जो है एक सियासी दरसगाह थी, सियासी दरसगाह थी। और अगर आपको याद होगा, कमी रह गई उस दरसगाह में, कोई कमी रह गई इनकी तरबियत में? नहीं, तरबियत में कमी नहीं रही, लेकिन जहां भी हम सियासतदान है ना, हमने देखा हमें इख्तिदार इस्तकलाल को नहीं मिलेगा। इस्तकलाल में एयर मार्शल सच्चे सिपाही थे और सच्चे सियासतदान थे। उन्होंने इख्तिदार जो जियाउल हक के दौर में 1985 के इलेक्शन, 1984 के इलेक्शन हुए, तो जनाब MRD की जो मीटिंग है एयर मार्शल अजहर खान के घर में रख दी गई है। और जनाब वो तो उस वक्त, अगर फरीद अंसारी साहब को याद हो, तो उस जमाने में बेनजीर साहब लंदन में थी, लंदन में थी जी, जिला वतन थे। फरीद अंसारी साहब बता रहे हैं वो जिला वतन थे। नहीं वो लोग जिला वतन थे, लेकिन इनको पता है कि MRD की मीटिंग जो है एयर मार्शल अजहर खान में रख दी गई थी। तो तीन आदमियों ने कहा हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, जिसमें जनाब होता खान अशरफ खान और फजलुर रहमान ग्रुप और एयर मार्शल अजहर खान, जिस पर जतोई साहब जो थे, उन्होंने जो लीड कर रहे थे, सूबाई सदर भी थे और MRD को लीड भी कर रहे थे। हाँ, वो लगा जब बेनजीर साहिबा का फोन आता है एयर मार्शल के घर में, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ फैसला एयर मार्शल साहब? उन्होंने कहा जी हमने तो ये कहा, लेकिन आपकी पार्टी ने कहा हमें इलेक्शन से बाहर होना चाहिए। तो बेनजीर साहिबा गुस्से हो गई कि कहाँ गए जतोई? उन्होंने कहा जतोई साहब ने हाथ से इशारा किया कि चला गया और इलेक्शन नॉन पॉलिटिकल पार्टी के हो गए। अगर मार्शल अजहर खान अशरफ खान और मौलाना फजलुर रहमान उस जमाने में ये कहा अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो ये इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर देगा जियाउल हक, तो हम किसके इशारे पर खेलना है? हर आदमी। गफ्फार बंदानी साहब, इसका मतलब ये लिया जाए कि 1985 में जो इंतखाबात का बाइकाट किया था उस वक्त की MRD ने, तो वो सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी सियासी गलती थी, बहुत बड़ी सियासी गलती, और उन्हें फरोग दिया एस्टेब्लिशमेंट को, और उम्र उनकी दराज की, और उम्र अगर हम इलेक्शन लड़ते तो उनकी उम्र इतनी दराज नहीं होती। ये इंतखाबात ने एस्टेब्लिशमेंट को तकवीत पहुंचाई नहीं, और उनके 1985 के गैर जमाती इंतखाबात ने एस्टेब्लिशमेंट को तकवीत पहुंचाई जी, तकवीत पहुंचाई, बिल्कुल। आज जो है जमहूरियत, जहाँ लंगड़ी लोगड़ी जमहूरियत है ना, वो उसी इंतखाबात के नतीजे में। तो आज उनकी तमाम बाकियात मौजूद है, नवाज शरीफ उनकी बाकियात है, जो सब है ना। आप उस जमाने में देखें, अब उस जमाने अपोजिशन लीडर जो होता था सैफुल्लाह खान, जिसको बाद में वजीर मजहबी उमूर बना दिया गया था, मजहबी उमूर बना दिया, और पॉलिटिकल पार्टी बना दी गई थी। एक कानून पास हुआ था कि कोई पार्टी का नाम नहीं लेगा असेंबली के अंदर, कोई पार्टी का नाम नहीं लेगा असेंबली के अंदर। तो इकबाल अहमद खान लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कानून पास करा दिया, तो बस जियाउल हक को वापस आना पड़ा उस कानून को वापस लेने के लिए, ताकि ये असेंबली डिसॉल्व हो जाए। और उसके बाद में
उसे जी, बाद जी, में जी। वजीर महकमा बना दिया गया था। अच्छा, मैं ख्वाजा जावेद साहब की जानिब आता हूँ। ख्वाजा साहब, जी जनाब। जी ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि सिंध में जो करप्शन की सूरत हाल है और उस जी करप्शन जी। की वजह से पूरा शहर, पूरा सिंध डूब गया है। ड्रेनेज का पानी रोडों पर खड़ा हुआ है, लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है। कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। आप इस पर जरा रोशनी डालीजिएगा कि क्या होगा। इस जो सूरत हाल है शहरों की, दही इलाकों की, इतना पैसा आने के बावजूद रोड खस्ता हालत है। आप निकासी आप और फरामी आप की स्कीमें तबाह हो चुकी हैं। जरा फरमाइएगा इस पर कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अपोजिशन का भी कोई किरदार इस वक्त नजर नहीं आ रहा है और पूरे सिंध की सूरत हाल बड़ी गंभीर नजर आ रही है। जी ख्वाजा साहब। जनाब तहसीन साहब, आप खुद माजी की काफी सियासत से और तहरीकों से वाबस्ता रहे हैं। आप मीर मीर तकी मीर का एक शेर है, मीर हुए बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यही अपोजिशन और यही हुकूमत, ये थैली के चट्टे बट्टे अदल बदल कर हमेशा आते रहे हैं 40-45 साल में। आप जरा निजाम देख लें फौजी हुकूमतों का, लाख उन्हें आप आमिराना कहें, आप देखें उनके निजाम में सबसे अच्छी बेहतरी सूबे मुल्क के और सूबे, हमारे सूबे ही नहीं, सूबा सिंध के सक्खर के हालात में या कराची के हालात में बेहतर नजर आई। आप अयूब खान के मार्शल्लाह से स्टार्ट लें। सन 58 में जनरल आजम खान आबादकारी के वजीर थे। 2 महीने में कोरंगी की कॉलोनी और 15 दिन में सक्खर की मीरार मार्केट ये आबाद हुई थी। और इसके अलावा जितने भी मंसूबे उस दौर में शुरू हुए, गुड्डू बैराज और सक्खर का मेहरान मरकज, और आप देखें कितना अच्छा निजाम था। और इसके अलावा सड़कें धुला करती थी, जी सड़कें जी धुला जी, करती सड़कें थी। धुला करती थी। आपको याद होगा सक्खर में एक बहरे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, अब्दुल सलीम खान। जी जी जी। वो बाकायदा बहरे बहरे थे वो गालबन। तो उसके बाद वो जब सक्खर की सड़कों पे गाड़ी उनके पीछे पीछे होती थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, और आगे आगे भंगी और जमादार होते थे, वो पानी फेंकते थे और सफाई करते थे। तो ये सक्खर का निजाम था। कराची का निजाम भी बहुत अच्छा था उस जमाने में। आपको याद है सन 58 से पहले जमात इस्लामी के मेजॉरिटी मेंबर्स इलेक्ट हुए थे कॉर्पोरेशन में। उसके बाद सत्तार अफगानी साहब आए, उसके बाद नेमतुल्ला साहब आए। उस दौर को आप देखें किस तरह निजाम चलता रहा। बात यह है जब मुतवसत तबका नहीं आएगा ना, ये सब लोग मिडिल क्लास से आए थे, मिडिल और गरीब क्लास से लोग पर आए थे, और वो जब आते थे तो वो फिर अवाम की नब्ज को समझते थे, देखते थे। अब जो क्लासेस हैं, ये अब तो हमारी क्लास जो है वो खुर्शीद शाह, नासिर शाह, इस्लामुद्दीन शेख हैं, इस तरह इमरान खान है, और यहाँ और वसीम अख्तर, मुस्तफा कमाल, जी वसीम अख्तर, हाँ बिल्कुल उनको ले लें। फारूक सत्तार। तो ये सब लोग जो है ना सर, ये क्या क्या बताया जाए, सारा सर पूरी वसीम कौम। आप अख्तर भी साहब तो आंसुओं से रो रहे थे ख्वाजा साहब, जब वो सर रुखसत ये हुए तो आंसू जो आंसुओं होते से हैं, रो रहे थे। हाथी के दांत खाने लेकिन के और उससे दिखाने के और होते हैं। लेकिन उससे कबल उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि मुझे अगर अख्तियारात नहीं है तो मैं रिजाइन करके चला जाऊं। जाने से कबल, सही चंद कहा। घंटों कबल उन्होंने आंसुओं से रोना शुरू किया था। और आप देखें जिंदे सिंध में इस वक्त जिन लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, वो सब गरीब गुरबा हैं। आप देखें कि मैं सईद गनी साहब को तो मैं साथ देता हूं, वैसे इस पार्टी से ताल्लुक उनका, अच्छे वजीर हैं। उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुजार के सामने खड़े होकर कहा कि मैं ये मकानात नहीं गिरने दूंगा, नहीं गिराऊंगा, चाहे मुझे रिजाइन देना पड़े। उसकी वजह ये कि ये हजारों लोग कहाँ जाएंगे, जब तक आप उन्हें मुतबादिल न दे तो कहाँ जाएंगे। अब पूरे सिंध में लाड़काना, सक्खर, शिकारपुर वगैरह वगैरह इरिगेशन जो है उन लोगों को तोड़ रही है, फोड़ रही है। लेकिन आप देंगे सक्खर में इंटर पार्क होटल कायम है, उसी जमीन पर कायम है, और आज तक बाल भी का नहीं हुआ उसका। एक ताकतवर आदमी का होटल है वो, एक ताकतवर आदमी का होटल है, इसलिए कायम दायम है। अब मैं फरीद अंसारी साहब की जाने आऊंगा। हेरा हॉस्पिटल को देख लें। हेरा हॉस्पिटल की जमीन जो है वो कम से कम 300 मुरब्बा गज नाजायज उसकी इरिगेशन की जमीन पर है। उसने अपने कद से बढ़कर जो है जगह बना ली, लेकिन उसको तोड़ा नहीं जा रहा। उसने जाकर हाई कोर्ट में स्टे ले रखा है। अब गरीब लोग स्टे लेने कहाँ जाएं? तो गरीब लोगों को इरिगेशन वाले तबाह कर रहे हैं। तो पूरे सिंध में ये हाल है। आप इसके खिलाफ तो जो देखेंगे
तो ये लावा फटेगा। और बिल्कुल सईद गनी ने सही कहा था कि अगर इन लोगों को तबाह किया जाता रहा तो एक अलमनाक सूरत हाल सूबे में आपके जन्म ले सकती है। मैं फरीद अंसारी साहब की जानिब आऊंगा। फरीद अंसारी साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी गुज़श्ता 15 सालों से हुकूमत है सिंध में, और जो सिंध की सूरत हाल है पूरे सिंध की, कराची से लेकर डैरकी तक, वो उसमें जो आपकी गुड गवर्नेंस है वो ना होने के बराबर है। आप फरमाइएगा कि क्या वजह है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर इक़्तिदार में महज एक मरतबा 2.5 साल का 18 महीने का इक़्तिदार था, फिर एक मरतबा 3.5 साल का इक़्तिदार था। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस इन 12 सालों से उन 3.5 सालों में बड़ी बेहतर नजर आई। गवर्नेंस उस दौर में बहुत अच्छी थी। तो क्या वजह है, क्यों जो है वो सिंध पर तवज्जो नहीं दी जा रही, खासतौर पर कराची शहर पर, जो सिंध को 95% रेवेन्यू देता है, मरकज को 70% रेवेन्यू देता है, लेकिन कराची की सड़कें, कराची की नालियां, कराची के गटर उबल रहे हैं, नालियां टूटी हुई हैं, रोड खस्ता हाल है। जरा बताइएगा, फरमाइएगा फरीद भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मेरे भाई अभी कह रहे थे कि मुल्क को बड़ों ने लूटा और मिडिल क्लास के लोग जो थे उनको मौका नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि हमारे जो कराची के साबिक दावेदार हैं वो तो सब 120 गज के मकान में रहते थे। उन जो गवर्नर था वो भी बहुत छोटे मकान में रहता था, कोई जागीरदार या सरमायादार नहीं था। जो उनके वज़रा थे, हर हुकूमत में वो किसी न किसी बहाने फिर हुकूमत का हिस्सा रहे। तो मेरे भाई, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें मुनाफकत से निकलना पड़ेगा और हकायक का सामना करना पड़ेगा। इस मुल्क में मिडिल क्लास लोगों ने भी हुकूमत की, लोअर क्लास के लोगों ने भी हुकूमत की। आप जरा भुट्टो साहब के दौर में चले जाए तो ये अब्दुल्ला बलोच साहब क्या थे, ये ताज बीबी बलोच साहबा क्या थी, ये सब छोटे छोटे घरों में रहते थे। तो मेरे भाई, ये छोटे और बड़े घरों की बहस नहीं है। इस मुल्क में ऐसा भी एक इंसान था जो हजारों एकड़ में जमीन रखता था। मेरा उस शख्स जुल्फकार अली भुट्टो, जिसके जमीनों पर ट्रेन घंटों चलते थे, लेकिन आप देखे ना, उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो भी जनाब एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे। लेकिन आप उससे आगे वाला जुमला बोलने में थोड़ा हकायक से काम नहीं लेते हो कि वो हजारों लाखों एकड़ जमीन रखने वाला अयूब खान की हुकूमत को छोड़ के आया था, गेट नंबर 4 को छोड़ के आया था। उसने जब देखा मेरा पाकिस्तान जो 65 की जंग जीत रहा था और अयूब खान ताशकंद में उसको हार रहा था, तो मेरा कायद जुल्फकार अली भुट्टो ने उस हुकूमत को छोड़ दिया, उस पर लानत भेजा, और उसके बाद एक लंबा दौर चला उन्हीं डोर हिलाने वालों का। और अभी जैसे मेरा भाई कह रहा था, हमारा इस्तेकलाल स्टूडेंट फेडरेशन वाला, कि ये बात सही है, MRD ने बहुत बड़ी गलती, और MRD मानती है कि हमने गलती की जो 1985 के इंतखाबात में हमने हिस्सा नहीं लिया। और उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान यह हुआ कि सारे करप्ट लोटे मुख्तलिफ इलाकों के वो असेंबली का हिस्सा बने, और 85 से इस मुल्क की सियासत में करप्शन का आगाज हुआ। जो ये इमरान खान नेब को भेजे ना जनरल जिया साहब के पास कि बताओ उन लोगों को जिन लोगों को मेंबर पार्लियामेंट बनाया, सरमायादाराना निजाम आ गया, सियासतदान जो थे, हर किस्म का बुरा निजाम आ गया, हर किस्म का बुरा निजाम आ गया, और सियासत को एक अजीब और गरीब रस्माई की तरफ ढकेला है। और उस वक्त भी तो कोई डोर हिलाने वाला बैठा था ना। तो मेरे भाई, अभी हमको गलती से तमाम सियासी कारकुनों को, सियासी पार्टियों को, तमाम डोर हिलाने वालों को, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को ये बात तय करके अपने जमीन से माफी मांगनी चाहिए और एक नया पाकिस्तान का आगाज करना चाहिए। इमरान खान वाले नए पाकिस्तान नहीं, जो जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया था, जब हमारा मुल्क जुदा हुआ था, हमारा मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, उस वक्त भुट्टो साहब ने नारा लगाया था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। और अल्लाह ने जब तक उनको जिंदगी दी तो वो नया पाकिस्तान क्या था? एटमी पाकिस्तान। वो नया पाकिस्तान क्या था? आइन का पाकिस्तान। हत्या के तस्लीम भाई पाकिस्तान का नाम, और ये हमारे दोस्त बोलते हैं
पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे गुनाहगार सियासी लीडर को शर्त दिया अल्लाह ने कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान भुट्टो साहब ने रखा, और 1973 का आइन दिया। बेनजीर भुट्टो साहबा इस मुल्क की मजबूती की खातिर मिसाइल का टेक्नोलॉजी लाई। तो मेरे भाई, मेरे अर्ज ये आपके जरिए, आपके इस पाकिस्तान टाइम्स के जरिए, कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी गलती सब मान ले, थोड़ा थोड़ा अपनी गलती सब मान ले। चाहे उसका किसी पार्टी से ताल्लुक हो, हमारी एक ही पार्टी है, वो है पाकिस्तान पार्टी। जैसे कि आपका चैनल का नाम है पाकिस्तान रहेगा, तो पार्टियां रहेंगी, और अल्लाह ना करे इसको कुछ हो गया तो कहाँ जाएगा असगर खान, कहाँ जाएगा, बहुत शुक्रिया फरीद भाई, बहुत शुक्रिया, कहाँ जाएगी बेनजीर बहुत भुट्टो। शुक्रिया। मेरे मुल्क को बचाओ, मेरे मुल्क को बचाओ, मेरे पाकिस्तान को बचाओ, और अपने अपनी गलतियों की माफी मांगो, तो शायद अल्लाह हमें माफ कर दे। बहुत शुक्रिया फरीद भाई। आप भी आऊंगा गफ्फार बंदानी की जानिब। गफ्फार भाई जरा फरमाइएगा कि करप्शन की जो सूरत हाल है, जो पूरे सिंध में जो बैड गवर्नेंस है, उसके मुतालिक जरा फरमाइएगा। बैड गवर्नर जो है हमारे दरमियान मौजूद है। हमें जो ना, हमें मिनिस्टर जनाब अपने चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहा है, अपने जो है अपने नीचे तबकात को चेक एंड बैलेंस में नहीं रखा हुआ। अगर चेक एंड बैलेंस में रखें तो ये डीसी जो एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं, ये भी कोई काम ऐसा नहीं कर रहे ना। गफ्फार साहब, उनको हटा दिया गया है, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को सिंध में हटा दिया गया है। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के अहकामात की रोशनी में अब तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सरकारी आ गए, और वो जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको तमाम हटा दिया गया है। अब वो भी अपनी पॉलिसी बनाए ना। पहले डिप्टी कमिश्नर का, अगर महंगाई पे कंट्रोल करना है तो प्राइस कमेटी है, वो प्राइस कमेटी कहाँ है? अगर फूड कमेटियां बनी थी वो कहाँ है? प्राइस कमेटियों को फाल किया जाए, ना, ताकि अवाम में जो गुर्बत का खात्मा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगी, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती। ये सब्जेक्ट सूबाई हुकूमत का है, चेक एंड बैलेंस का कर रहा है। चेक एंड प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, मार्केट कमेटियां हैं, इनको फाल किया जाए ना। इनको फाल ऐसे उनको सियासतदानों को दे रखा है, हम जैसा सियासतदानों को उन्होंने चेयरमैन बना रखा है, मार्केट कमेटी का भी चेयरमैन उन्होंने बना रखा है, प्राइस कमेटी का भी चेयरमैन उनको बना रखा है। तो वो कहाँ, वो हिस्सेदारी खत्म कर दे ना। अगर वो हिस्सेदारी खत्म कर दे तो ये निजाम, क्योंकि कौम जो है, कौम एक दूसरे को गलत नहीं कहती। ये बड़ा हमारा आलमी है। अगर हम गलत को गलत कहना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार बंदानी साहब, इस्तिकलाल स्टूडेंट फेडरेशन के जो थे, ये माजी के ओहदेदार थे। और जनाब फरीद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान पीपल्स सेक्रेटरी के इंचार्ज थे। बहुत शुक्रिया फरीद अंसारी साहब। एक मिनट दूंगा। जी जब आप बैड गवर्नेंस की बात करें ना नेक्स्ट प्रोग्राम में, तो सिंध नहीं है, पूरे पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस है। पाकिस्तान की बात की है फरीद भाई, नहीं सिंध की बात ना करे। और वहाँ भी डीसी जो है ना, वो पर्दे से लाएगा, फोन नहीं उठाता है। डिप्टी कमिश्नर पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वहाँ के स्पीकर की फोन नहीं उठाता है। तो आप मुझे बताइएगा, पूरे पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस, पूरे पाकिस्तान में नहीं। महंगाई नहीं, ये गंदगी, ये कचरा, ये गटर, ये लाहौर में भी जाए। नासिर शाह को मैं सलाम करता हूँ। नासिर शाह ने अपनी वजारत में ऐसा इकदाम किए कि जरा आप लोग के कैमरे वहां भी जाए, और जरा जहाँ सफाई हुई है वो भी दिखाए, और लाहौर का कचरा भी दिखाए, लाहौर की बैड गवर्नेंस भी दिखाए। और केपी में जो जब्तें हुई है, कि वहाँ नए भी बंद हो गई है, वहाँ एंटी करप्शन बंद हो गई है, तो उसमें भी हमें बोलने का मौका दे। सिर्फ सिंध नहीं है, पूरे पाकिस्तान में गलतियां है। और मैं वही कह रहा हूँ, उन गलतियों की माफी मांगो, कि जो मनसूबा लाहौर में लाखों में होता है, तो वहाँ करोड़ों में, अरबों में होता है। क्यों उसकी इंक्वायरी बंद हो जाती है? केपी में क्यों बंद हो जाती है? जहांगीर तरीन क्यों घूम रहा है? क्यों नेब के अफसर नहीं जाते? तो मेरे भाई, पूरे पाकिस्तान में गलतियां हुई है, उन सारी गलतियों की माफी मांगो। बेशक। बहुत शुक्रिया फरीद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया ख्वाजा जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, ये थे हमारे सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार, तमाम बड़े अखबारात में जो है अपने तज्ज़िये पेश करते रहे हमेशा, ख्वाजा जावेद अहमद साहब। और दूसरे मेहमान थे हमारे फरीद अंसारी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स सेक्रेटरीट के इंचार्ज भी हैं और सियासी रहनुमा भी हैं, माजी में
पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बड़ी कुर्बानियां भी इनकी रही हैं आमरीत के खिलाफ। और तीसरे हैं हमारे अब्दुल गफ्फार बंदानी साहब, जो इस्तिकलाल स्टूडेंट फेडरेशन के माजी के अहदेदार भी रहे और तमाम इनकी सियासी हवाले से असगर खान से वाबस्तगी रही और तवील कुर्बानियां भी इन्होंने जो है वो दी हैं सियासत के हवाले से। बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।